हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, अगर स्मृति मंदाना की बात कर ले तो ये जो आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्मृति मंदाना को जो है 2024 की आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जो वो प्रदान किया गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य स्पोर्ट्स पर्सन की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मनिका बत्रा, अंचिता शरद कमल, जी साथियान, मोहम्मद दास और सुचित्रा मुखर्जी, इनका जो संबंध है ना ये आपके टेबल टेनिस खेल से है। इसके अलावा अगर हॉकी खेल से संबंधित पर्सनैलिटीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, मनप्रीत सिंह, पियर्स रिजेश, रानी रामपाल, वंदना कटारिया और सविता पुनिया, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके हॉकी खेल से है। इसके अलावा अगर मुक्केबाजी की बात कर ले तो देखिए, विजेंदर सिंह, अमित पंघाल, मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन और मंजू रानी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मुक्केबाजी खेल से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द इंडिया वाज हेल्ड ऑन, यानी संविधान सभा की जो है पहली बैठक ये कब हुआ था। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना ये आपका 9 दिसंबर 1946 को जो है ये आपके नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो देखिए संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है ना ये आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें 11 दिसंबर 1946 को जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो ये आपका अध्यक्ष जो वो चुना गया था। और 9 दिसंबर 1946 को जो है इस बैठक की अध्यक्षता में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है ये जो आपका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो वो चुना गया था। इसके अलावा संविधान सभा से जुड़ी अगर कुछ खास बातें को देख ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि संविधान सभा का जो गठन है ना ये किस योजना के तहत हुआ था। तो देखिए, संविधान सभा का जो गठन है ना ये आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और संविधान सभा की जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे ना ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ना ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी, ये जो आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शुंग वंश के अंतिम शासक की जो मृत्यु है ना ये किस सदी में हुआ था। तो देखिए, शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके देवभूति थे। और देवभूति की जो मृत्यु है ना ये आपके 73 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 73 ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देवभूति को जो है ये आपके देवभूमि के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और देवभूति की जो हत्या है ना ये उनके मंत्री वासुदेव कन्नौ के द्वारा ही जो वो किया गया था। और वासुदेव कन्नक ने जब आपके देवभूति की हत्या की थी उसके बाद इन्होंने जो है कन्नौ वंश की भी स्थापना जो वो किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा शुंग वंश से संबंधित अगर अन्य प्रश्नों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए, ये जो आपका शुंग वंश है ना ये आपका प्राचीन भारत का जो एक राजवंश था, जो कि आपका 185 ईसा पूर्व से जो है 73 ईसा पूर्व तक जो ये आपका चला था। और शुंग वंश की संस्थापक की बात कर ली, यानी शुंग वंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, शुंग वंश की जो स्थापना है ना ये आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। और पुष्यमित्र जो शुंग थे ना ये आपके अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य के जो ये आपके सेनापति थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पुष्यमित्र शुंग ने ही जो है अपने स्वामी बृहदत्त मौर्य का जो है वध करके मगध पर जो ये शासन जो वो किए थे। इसके अलावा शुंग वंश के अंतिम शासक तो
मैंने आपको बता दिया कि ये आपके देवभूति थे और देवभूति के बाद ही जो है वासुदेव ने जो है कण्व वंश की जो है स्थापना है ना वो की थी। इसके अलावा शुंग वंश के शासन काल में ही जो है आपके भरूच स्तूप का निर्माण भी जो वो किया गया था और शुंग वंश के शासन काल में ही जो है बौद्ध कलाओं को संरक्षण भी जो है वो प्रदान किया गया था। इसके अलावा शुंग वंश के शासन काल में जो है आपके कलिंग, सातवाहन, इंडो यूनानियों के साथ युद्ध भी जो वो हुए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच स्टेट गिव्स द नंदी अवार्ड, यानी इनमें से कौन सा राज्य जो है नंदी पुरस्कार जो है ये आपका देता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नंदी पुरस्कार जो है ये आपके आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा तेलुगु सिनेमा, रंगमंच और टेलीविजन में उत्कृष्टता के साथ साथ भारतीय सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए जो है दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यानी ये जो आपका नंदी पुरस्कार है ना ये आपके आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो वो प्रदान किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स, यानी विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो देखिए विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो भारतीय है ना ये आपके नीरज चोपड़ा है और नीरज चोपड़ा ने ये जो उपलब्धि है ना ये आपके 2023 के विश्व एथलेटिक्स में जो है इन्होंने ये उपलब्धि जो वो हासिल की थी। तो नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2023 का जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने जो है कितने मीटर की भाला फेंक कर जो है स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये आपके 88.17 मीटर की दूरी भाला फेंक कर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो वो जीता था। आपका कोई ना कोई शिफ्ट में बनेगा कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो देखिए ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी थे ना ये आपके खसाबा दादा साहेब जादव थे। जब आपका सिर्फ पदक दिया रहे तो खसाबा दादा साहेब जादव होगा, जब आपका स्वर्ण पदक दिया रहे ना तो फिर आपका जो है क्या हो जाएगा। तो देखिए ओलंपिक में व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो आपके हैं ना ये आपके अभिनव बिंद्रा हैं और अभिनव बिंद्रा ने जो है मैं आपको बता दूं कि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो है ये आपके व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि खसाबा दादा साहेब जादव ने जो है किस ओलंपिक में जो है इन्होंने जो वो पदक जीता था। तो देखिए 1952 का जो हेलेंस्की ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो है इन्होंने कुश्ती में जो ये कांस्य पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ओलंपिक में पदक जीतने वाले अगर कुछ और भारतीय खिलाड़ी को अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली अगर पहली भारतीय महिला के बारे में पूछा जाए तो ये आपके कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है सिडनी ओलंपिक 2000 में जो है ये कांस्य पदक जो वो जीती थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए भारत के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है ना यानी 13 जून 2024 को जो है नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में जो है धर्मेंद्र प्रधान ने जो ये पदभार ग्रहण जो वो किए हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि फ्रॉम विच कंट्री डू रोहिंग्या मुसलमान कम्स टू इंडिया, यानी रोहिंग्या मुसलमान जो है भारत में किस देश से आते हैं। तो देखिए अगर रोहिंग्या मुसलमान की बात कर ले तो ये आपके म्यांमार देश के जो है रखाइन राज्य से जो ये आपके आते हैं और ये जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं ना ये लोग आपके राज्य विहीन समूह के हैं और ज़्यादातर जो है ये आपके इस्लाम धर्म को जो वो मानते हैं। तो म्यांमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कौन से संविधान में बदलाव जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए संविधान में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें से अगर कुछ बदलाव की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम यानी 1971 के तहत जो है मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना जो है इसी अधिनियम के तहत जो वो किया गया था और इसी अधिनियम के तहत असम राज्य का पुनर्गठन करके जो है मेघालय राज्य भी जो आपका बनाया गया था और इसी अधिनियम के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र भी जो वो बनाए गए थे। इसके अलावा एक और आपका अधिनियम है जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2012 में जो है ये आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 की धारा को जो है 61 में जो इसमें जो आपका संशोधन जो वो किया गया था।
इसके अलावा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में भी जो है पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है विशेष प्रावधान भी जो वो किए गए थे और इन प्रावधानों के तहत जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण भी जो वो किया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में भी जो है पूर्वोत्तर भारत के जो आपके विशेष प्रावधान भी जो वो दिए गए हैं। इसके अलावा इन प्रावधानों के तहत मैं आपको बता दूं कि 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए पारंपरिक न्याय प्रणाली की व्यवस्था भी जो वो की गई थी और इन प्रावधानों के तहत ही जो है जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक हितों की रक्षा भी जो वो की जाती है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच क्लासिकल डांस फ्रॉम इन इंडिया दैट इज परफॉर्म्ड सोलो बाय वुमेन, यानी भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा एकल किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मोहिनी अट्टम है ना, जो कि आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और ये जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ना, ये सिर्फ आपका महिलाओं के द्वारा जो है एकल नृत्य जो वो किया जाता है। तो मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें चेहरे के भाव और हस्त मुद्राओं के जरिए भावों को अभिव्यक्त जो वो किया जाता है। तो ये जो आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य है जिसमें चेहरे के भाव और हस्त मुद्राओं के जरिए भावों का अभिव्यक्त जो वो किया जाता है। तो इन दोनों में से जो भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने दोनों का आंसर जो आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके शास्त्रीय नृत्य अकेडमी के अकॉर्डिंग भारत में जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो वो प्रदान किया गया है और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो पहला आपका भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथक नृत्य है जो कि आपका उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, बेसिकली अगर बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक आपका जो वो शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी जो ये आपका मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। सत्रिया जो ये आपका असम का है। कुचिपुड़ी ये अब सभी जो है आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है ना, इसमें आपका लास्य का भाव होता है और कथक में जो है ये आपका तांडव लास्य भाव होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जाकिर हुसैन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो वो लिखी गई है। तो देखिए बच्चे के द्वारा ऑप्शन तो मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात कर ले तो ये जो आपके भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और ये जो आपके एक शिक्षक और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के जो है सह संस्थापक भी थे। और जाकिर हुसैन ने जो है वर्ष 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति भी जो वो बने थे और वर्ष 1967 में भारत के जो ये आपके राष्ट्रपति बने थे। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है वर्ष 1963 में भारत रत्न से और 1954 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी जो ये आपके संस्थापक रहे थे। इसके अलावा कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में जो है एक पाठ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ही जो है ये आपका लिखित कहानी है। तो अगर ये वाला ऑप्शन दिया गया होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है आपके एक महान तबला वादक भी थे और इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे कि माता ए फकीर, तलीमी खुतबात, इसके अलावा क्वामी तलीम, हिंदुस्तान ए ममालिक, इसके अलावा हिंदुस्तान ओ ममालिक गैर, आला तालीम, इंतकाब ए गालिब। ये सभी जो पुस्तकें हैं ना ये आपके उस्ताद जाकिर हुसैन के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हरित क्रांति में इनमें से कौन सा जो वो शामिल नहीं था। और देखिए हरित क्रांति से जो है आपके आज के शिफ्ट में ही जो है आपके 2 प्रश्न जो वो पूछे गए, यानी हरित क्रांति से जो है आपके लगातार प्रश्न जो है हर शिफ्ट में बन रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति को जो है ये आपका कृषि क्रांति के रूप में भी जो वो जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की जो स्थापना है ना ये आपके MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। इसीलिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। और हरित क्रांति का जो उद्देश्य था ना ये आपके बीज के उच्च उपज वाली किस्मों को सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली, प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसंधान के उपयोग के साथ साथ
कृषि उत्पादकता को जो है ये आपका बढ़ाना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए आपके जो है हरित क्रांति में इसमें गांव की सड़कों का उन्नयन जो वो शामिल नहीं था और ऑप्शन में आपका यही दिया गया था। तो गांव की सड़कें आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो हरित क्रांति में गांव की सड़कें के बजाय जो है आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रामीण भारत में सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़कों के निर्माण की शुरुआत जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हरित क्रांति से और संबंधित कुछ बात कर ले, जैसे ये हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये आपका 1960 के दशक में हुआ था। तो यहाँ पर मैं दशक का अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 1960 आपका करेक्ट आंसर होगा। जब पार्टिकुलर अगर आपका जो है वर्ष पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये कब हुआ था, तो ये आपका 1966 से 68 के मध्य हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका यानी हरित क्रांति को जो है यह आपका तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जो वो जाना जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो वो जाना जाता है। और इन्हें जो है नॉर्मन बोरलॉग को इसी के लिए वर्ष 1970 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी जो वो प्रदान किया गया था। इसके अलावा विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुआ था, तो ये आपका मैक्सिको देश से हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये आपके विलियम एस गॉड थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति जो है ये आपके खाद्यान्न विशेषकर जो आपके चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है और इसमें भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है ये आपका देखने को मिला था। इसके अलावा अगर अन्य क्रांति की बात कर ले, जैसे कि महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जहाँ से कल आपके प्रश्न पूछे गए थे, हरित क्रांति जो है आपका किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित है। बेसिकली आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात कर ले तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है आपका टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। नील क्रांति जो है आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है आपके तेल के बीज के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात करें तो ये आपका चमड़ा और कोको के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति जो ये आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो ये आपका प्याज और झींगे के उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है ये आपके जूट के उत्पादन से संबंधित है। और गोल क्रांति जो है ना ये आपके आलू उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भीमराव अंबेडकर ने 1927 में जो है कौन सा आंदोलन जो वो किया था। एग्जैक्टली आपका इस प्रकार से नहीं प्रश्न था। प्रश्न ये पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो आपका महाड़ सत्याग्रह है ना ये जो है किस वर्ष में ये आंदोलन जो वो चलाया गया था। तो ऑप्शन में आपका 1927 जो वो दिया गया था। तो 1927 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा ले आया हूँ ताकि आगे आने वाले शिफ्ट को जो है कुछ हेल्प हो सके। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा वर्ष 1927 में आपके दो आंदोलन जो वो चलाए गए थे और वो दो आंदोलन कौन कौन से हैं, तो पहला आपका महाड़ सत्याग्रह है और सेकंड आपका मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है ये आपका 1927 में जो वो चलाया गया था। सबसे पहले अगर महाड़ सत्याग्रह की बात कर ले तो ये जो आंदोलन है ना ये आपका 20 मार्च 1927 को जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जो ये आपका शुरू हुआ था। और इस आंदोलन का जो मकसद था ना ये दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार जो वो दिलाना था। और इस आंदोलन के दौरान अंबेडकर जी ने जो है सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को भी जो वो जलाया था। और इस आंदोलन को चावदार तालाब सत्याग्रह भी जो वो कहा जाता है। तो ये आपका महाड़ सत्याग्रह के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। अगर मैं मंदिर प्रवेश आंदोलन की बात कर लूँ तो देखिए इस आंदोलन का जो मकसद था ना ये आपके हिंदू समाज में सुधार करना था। और इस आंदोलन के जरिए निचली जाति के लोगों को जो है मंदिर में प्रवेश करने और मंदिरों में के कुएं से पानी पीने की अनुमति जो वो प्रदान किया गया था। और इस आंदोलन ने जो है जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका भी जो वो निभाई थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दुर्लभ शब्द का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए दुर्लभ शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका सुलभ होता है। तो सुलभ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अकेला का तत्सम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अकेला का जो तत्सम शब्द होता है ना ये आपका एकल होता है। तो एकल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि असुर शब्द का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए असुर शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका देव शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चे के द्वारा जो है सब्सक्राइब कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।